एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू साइनोवा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। माय नेम इज काव्या भट्ट। आई एम द ओनर ऑफ साइनोवा, बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट एज वेल एज बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम पास्ट 2 years इन नीट फील्ड। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन यार वो प्रोसेस होती है सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ की, जो जिससे कि डीएनए अपनी ट्रांसक्रिप्ट बनाता है आरएनए के फॉर्म में। राइट, यू ऑलरेडी नो दैट डीएनए के एक बेस पेयर में थाइमीन अगर लगता है तो आरएनए के बेस पेयर में वही यूरेसिल बन जाता है। ठीक है, तो इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कैसे होता है। उससे पहले लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यार ये जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है ना, एवरी सिंगल ईयर फ्रॉम पास्ट 20 years हर एक साल में ये टॉपिक पूछा गया है। इनफैक्ट ये जो टॉप 10 टॉपिक्स हैं इस नोवा सीरीज के, ये हर एक साल 20 साल में पूछे गए हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड इन टॉपिक्स को आप बार बार इन 30 दिनों में रिवाइज करते रहना, सो दैट नीट में आप इसमें से एक भी गलती नहीं करो। ये बेसिकली ना वो टॉपिक्स है कि जिसमें से इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कई बार, एंड यू नो ये टॉपिक्स वो है जिसमें से गारंटीड कोई भी टीचर उठा लो नीट बायोलॉजी का, वो आपको बता ही देगा ये टॉपिक तो पढ़ के ही जाना है। प्लस दीज आर वेरी ऑन द पॉइंट टॉपिक एंड इससे तुरंत ही अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, मतलब इसमें गलती करने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, दूसरे और 20 टॉपिक्स हैं। एक्चुअली नोवा सीरीज में हम लोग टोटल 30 ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपका 70 to 75% नीट का पेपर आने वाला है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, पिछले साल के आपके ट्रेंड्स कह रहे हैं। तो जो भी अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से 30 टॉपिक्स है, तो मैं यहाँ तो एक साथ डिस्कस नहीं कर सकती, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप उसको जाके देखें। प्लस उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि आप नीट बायोलॉजी के लिए 30 दिन पहले किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं हमारे सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ से। सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ मेरा ये कहता है कि मेरी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक यूनिडायरेक्शनल वे में ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम माय डीएनए टू योर प्रोटीन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल रहेगा, इससे उल्टा फ्लो नहीं हो सकता। दैट व्हाट फ्रांसिस क्रिक सेड फॉर सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनेगा जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। आरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन, जिसे आज रात हम 9 बजे पढ़ेंगे। एंड डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस पूरे के पूरे सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ का एक जो है एक्सेप्शन है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि रेट्रोवायरसिस में देखने को मिलता है। रेट्रोवायरसिस में एक स्पेशल एंजाइम होता है, ये मैंने आपसे कल पूछा भी था एक्चुअली नोवा क्वेश्चन में। नोवा क्वेश्चन क्या होते हैं जो यहाँ पर नए हैं, कि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से सबसे ज्यादा नीट में आने के चांसेस है। ठीक है, तो रेट्रोवायरसिस में ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पाया जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है, दैट इज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराता है, यानी कि आपका आरएनए से डीएनए बनाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए थे कि भैया ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहाँ बनते हैं, तो वो लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं। क्या होता है, कैसे बनता है, गो एंड चेक रेप्लिकेशन वंस, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, बहुत कम टाइम में समझाया। दूसरा ये है कि डीएनए पॉलीमरेज लैगिंग स्ट्रैंड में कौन से साइड से बेस पेयर्स को ऐड करता है। यू ऑलरेडी नो कि भैया डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 5' to 3' बेस पेयर को ऐड करता है। ठीक है, लेकिन मेरा जो लैगिंग स्ट्रैंड है, देखो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है, एक है मेरा 3' to 5', एक है मेरा 5' से 3'। ऊपर वाले स्ट्रैंड में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डीएनए बेस पेयर जो है 5' to 3' इस डायरेक्शन में बेस पेयर को ऐड करेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्रेगमेंट में वो ऐड करता है, तो जिसे हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है भले ही स्ट्रैंड उल्टा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उल्टी डायरेक्शन में ऐड करेगा। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5' to 3' ही ऐड करता है। दूसरी कंडीशन इसकी ये थी कि इसे आरएनए प्राइमर चाहिए होता है फॉर इनिशिएशन ऑफ एडिशन ऑफ योर बेस पेयर्स। ठीक है, हमने हेलिकेज, टेम्पलेट स्ट्रैंड, रेप्लिकेशन फॉर लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाज़की, ये सारी की सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी, और मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए थे कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिग इनटू आवर मेन टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देखो यार ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि मेरे डीएनए को ना आरएनए बनाना है। 3 तरीके के, यू नो कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में 3 तरीके के हमारे पास आरएनए। वी हैव आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की सिंथेसिस अलग होती है, यूकैरियोट्स की अलग होती है। क्यों? क्योंकि वी आर प्रीटी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ना, हमारे पास अलग एंजाइम्स है, उनके पास जो है थोड़े से अलग एंजाइम्स है। तो आप चिंता मत करो, आज ही मैं आपको तीनों के तीनों बता दूंगी, दोनों के दोनों बता दूंगी कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है। तो आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन यही लर्न हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज कि आप एंजाइम्स को जानो, एंजाइम्स जो कैटेलाइज कराएंगे आपके पूरे के पूरे रिएक्शन को। ठीक है,
तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा मैंने कुछ बनाया है आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन के वक्त। इसमें से आपको ये सब कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 चीजें याद करनी है इसमें। पहली चीज जो आपको लर्न करनी है इसमें वो है सिग्मा फैक्टर, दूसरा है आपका आरएनए पॉलीमरेज और तीसरा है आपका रो फैक्टर। ये 3 ही चीजें आपको लर्न करनी है। सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होगा तब वो प्रमोट कराएगा आपके सीक्वेंस को, ठीक है, तब वो शुरू करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन को बेसिकली। रो फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होता है तब वो प्रोसेस को स्टॉप कराता है। अभी इतना ध्यान रखो, सिग्मा प्लस आरएनए पॉलीमरेज क्या कराएगा आपका, इनिशिएट करवाएगा आपके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, एंड आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर आपका क्या कराएगा, उस प्रोसेस को स्टॉप करा देगा। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो है जो आपको समझनी है वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन ना कोई एक ही स्ट्रैंड से हो सकता है। क्यों, मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। चलो, मेरे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसका इस तरीके से कुछ बेस पेयर है ATGC। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर 3 प्राइम टू 5 प्राइम में क्या होगा, A के सामने लगेगा T, T के सामने लगेगा A, G के सामने C और C के सामने G। ठीक है, चलो अब इसमें से मैं mRNA बनाती हूँ। ठीक है, प्रोसेस में नहीं जा रहे, डायरेक्ट mRNA बना रहे हैं। ऊपर वाले स्ट्रैंड का यहाँ है, नीचे वाले स्ट्रैंड का मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। A के सामने क्या लगेगा, मेरा U लगेगा क्योंकि मेरा mRNA है ये। ठीक है, T के सामने मेरा क्या लगेगा, A लगेगा, G के सामने C और C के सामने मेरा लग जाएगा G। ठीक है, चलो अब इस पे आते हैं, इसका यहाँ पे बनाते हैं। T के सामने क्या लगेगा, A लगेगा, A के सामने क्या लगेगा, U लगेगा, C के सामने क्या लगेगा, G लगेगा और G के सामने क्या लगेगा, C लगेगा। अगर आप ध्यान से देखो, आंखें खोल के देखो, ठीक है, आंखें बंद करके तो वैसे नहीं देखना चाहिए, बट कुछ मैंने देखा है स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं मैं मन की आंखों से पढ़ रहा हूँ। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी तो कुछ बच्चे स्कूल से थके मारे आते थे, तो पीछे बैठे बैठे ऐसे ऐसे ऐसे, एंड दे आर लाइक मैम हम मन की आंखों से आपकी बात सुन रहे हैं। आई वाज लाइक वाह, होपफुली यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, चलो, सो ये मेरा सीक्वेंसेस इफ यू कैन सी, यू हमेशा पैर करेगा ए के साथ, ए हमेशा पैर करेगा यू के साथ, जी और सी एक दूसरे से पैर अप होते हैं आपके आरएनए सीक्वेंसेस में। तो यार ये तो कॉम्प्लीमेंट्री बन गया ना एक दूसरे का। तो इसमें तो आपका एमआरएनए का जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो मेरा जो एमआरएनए है वो बेसिकली साइलेंस हो जाएगा। इसको हम लोग एमआरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को ना हम लोग बहुत मैनिपुलेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर जीन के फंक्शन को साइलेंस करने के लिए। ठीक है, ये आपके उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वहां पे बहुत यूज होता है। ठीक है, मैंने लिया एक डीएनए का मॉलिक्यूल, मेरे पास उसमें 3 पार्ट्स बनते हैं, एक तो प्रमोटर जीन, एक आपका स्ट्रक्चरल जीन एंड तीसरा होता है टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल जीन मेरा वो पार्ट है जहां से एक्चुअल में एमआरएनए बनेगा। ठीक है, प्रमोटर वो सीक्वेंस होता है जहां से प्रमोशन होगा, बेसिकली किस चीज का प्रमोशन होगा, आरएनए पॉलीमरेज वहां से शुरू करेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज इस पॉइंट पे बाइंड करेगा एंड वो क्या करेगा, इसको अनजिप करेगा। इफ यू रिमेंबर रेप्लिकेशन में अनजिपिंग के लिए हमारे पास अलग था, हेलिकेज था, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ही अनजिपिंग कराएगा और वही जो है एमआरएनए बनाएगा जो कि बाद में निकल जाएगा। फिर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इस पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ से उसकी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। डिटेल में बताऊंगी कैसे होगा, अभी के लिए शांति रखो। मेरे पास 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, वो स्ट्रैंड होता है जहां से मेरा एमआरएनए बनेगा। दूसरा मेरा होता है कोडिंग स्ट्रैंड। जो मेरा कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके जो बेस पेयर्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं आपके एमआरएनए के बेस पेयर से। कैसे, अभी मैं बताऊंगी। देखो, मेरे पास एक जीन है, मुझे इस जीन से बेसिकली एमआरएनए बनाना है। ठीक है, सो आई हैव सर्टेन थिंग्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया है एक सिग्मा फैक्टर, ये वाला है मेरा रो फैक्टर, एंड बीच में मैं बना रही हूँ एक एमआरएनए, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज योर सिग्मा फैक्टर एंड दिस इज योर रो फैक्टर। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे होगी, ये मेरा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। ध्यान रखना, आरएनए पॉलीमरेज हमेशा ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बेस पेयर को ऐड कर सकता है, जिस तरीके से आपका डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि मेरा आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से बाइंड करके एक आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, ये इसके साथ बाइंड हो गया और इसने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये कॉम्प्लेक्स आपके प्रमोटर सीक्वेंस में जाएगा और यहाँ से वो आगे बढ़ेगा आपके स्ट्रक्चरल जीन की तरफ। ठीक है, जैसे ही वो स्ट्रक्चरल जीन की तरफ गया, मेरा एक फॉर्क खुल जाएगा, है ना। बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज उसको अनजिप करा देगा और यहाँ से
यहाँ से आपका अल्टीमेट प्रोसेस शुरू हो जाएगा आपके पॉलीमराइजेशन का, यानी कि mRNA बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और साथ ही mRNA इसमें से निकलता जाएगा, mRNA पूरा वहां से निकलता जाएगा, ठीक है। दूसरा, जैसे ही ये चीज कंप्लीट हुई है ना, जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन से मेरा RNA पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर पास ऑन हो गया, अब क्या होगा, ये अब और आगे जाएगा और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुंचेगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। As you already know, this is your promoter sequence, this is your structural gene and this is your terminator, है ना। टर्मिनेटर पे जैसे ही वो आया तब सिग्मा फैक्टर हट जाएगा, ठीक है, सिग्मा फैक्टर हट जाएगा और वहां पे उसकी जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा फैक्टर हट जाएगा और वहां पे उसकी जगह आपका ये रो फैक्टर जो है वो RNA पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। रो फैक्टर RNA पॉलीमरेज के साथ जैसे ही जुड़ेगा तो पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, RNA पॉलीमरेज आपके जीन सीक्वेंस से हट जाएगा, ठीक है। शुड आई जस्ट रिपीट द एंटायर प्रोसेस, व्हाई नॉट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपका mRNA का सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपका सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा आपके RNA पॉलीमरेज से और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, प्रमोटर सीक्वेंस में जाके जुड़ेगा और RNA पॉलीमरेज आगे चला जाएगा स्ट्रक्चरल जीन की तरफ। जैसे ही वो स्ट्रक्चरल जीन की तरफ गया तो RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन पे RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, एक तो अनजिपिंग करता जाएगा, ठीक है, अनजिपिंग करता जाएगा और साथ ही में वो बेस पेयर्स को ऐड करता जाएगा। कौन से बेस पेयर्स को, RNA बेस पेयर्स को। इसका ये मतलब हुआ कि A के सामने आपका T नहीं, अब U जुड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट में आपका होगा कि जैसे ही ये टर्मिनेटर जोन में पहुंचा तो अब क्या होगा कि मेरा RNA पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर हट जाएगा, मेरा उसके साथ जुड़ जाएगा आपका रो फैक्टर और उससे आपकी जो पूरी प्रोसेस है इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ध्यान आपको बस इतना रखना है कि आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड वो वाला होगा जो 5' to 3' डायरेक्शन में है, क्योंकि RNA पॉलीमरेज उसी सीक्वेंस में रन कर सकता है, ठीक है। सो ये एक उसकी कंडीशन है बेसिकली। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि यार ये मेरा टेम्पलेट हो जाएगा एंड ये मेरा हो जाएगा नीचे वाला जो स्टैंड है वो कोडिंग स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं कि यार कोडिंग स्टैंड क्या होता है और उसकी क्या खासियत है, ठीक है। ये आपका पूरा जो मैंने पढ़ा है ये प्रोकैरियोट्स का था, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन होता है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज कोडिंग स्ट्रैंड। मान लो कि मेरे पास मैंने एक जीन का सीक्वेंस बनाया, ठीक है, ये मेरा टेम्पलेट है और ये वाला मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है। चलो अब इसके अब कोड्स बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ATGC ऐसे मैंने उसके रैंडमली मैंने अभी बनाए हैं ATGC, बेस पेयर्स में लगा रही हूँ, ठीक है। ए के सामने अगर ये मेरा DNA है तो क्या जुड़ेगा, T जुड़ेगा, इसके सामने A, C और G, ठीक है। ये वाला मेरा 5' से 3' है और नीचे वाला मेरा 3' से 5' है। एज यू ऑलरेडी नो कि ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, टेम्पलेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ टेम्पलेट को लेकर मेरा mRNA का सीक्वेंस बनाऊं तो क्या बनेगा, A के सामने आपका क्या जुड़ेगा, U जुड़ेगा, T के सामने आपका क्या जुड़ेगा, A जुड़ेगा, G के सामने C और C के सामने आपका G जुड़ेगा। नाउ कंपेयर करो, क्या U एक्सेप्ट फॉर U, क्योंकि U आपका RNA में यूज होता है और T आपका DNA में यूज होता है, क्या बाकी 3 सीक्वेंस एग्जैक्टली एक दूसरे से सेम है, राइट। तो इसका मतलब यही होता है कि आपका जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो सिमिलर कोड करता है आपके mRNA से एंड दिस इज द रीजन कि उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट जो होता है उससे आपका mRNA बनता है और उसके थ्रू हम बना रहे हैं, है ना, तो इसीलिए उसको हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा RNA पॉलीमरेज जो है वो किसकी हेल्प से बना रहा है mRNA, आपके DNA की हेल्प से, है ना। तो आपके RNA पॉलीमरेज का अगर मैं हायर नाम लिखूं, ठीक है, तो वो हो जाएगा DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। सिर्फ RNA पॉलीमरेज नहीं, DNA से RNA बना रहे हैं, DNA की हेल्प से RNA बना रहे हैं, इसीलिए DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये आपका पूरा का पूरा हो गया आपके प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूकैरियोट्स में ये कैसे होता है, ठीक है। चलो पहले डिफरेंसेस कर लेते हैं, है ना, क्या डिफरेंसेस होते हैं मेरे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के RNA सिंथेसिस में। चलो प्रोसेस, इसमें सेम प्रोसेस होता है तीनों RNA के लिए। एज यू नो हमारे पास 3 RNA है,
RRNA होता है, tRNA होता है एंड mRNA होता है, ठीक है। और भी छोटे छोटे RNA होते हैं, SNRNA होता है, siRNA होते हैं, ठीक है, बट उसको अभी नहीं गिनते। अभी 3 मेजर को अगर गिने तो प्रोकैरियोट्स में तीनों के सिंथेसिस के लिए सेम प्रोसेस होता है। प्रोकैरियोट्स के लिए क्योंकि दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो तीनों के तीनों प्रोसेसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होंगे, ठीक है। यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होती है तीनों आरएनए के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपका जो आरआरएनए है ना, आरआरएनए उसका सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है। हाँ मैम, ये तो वही सेल स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया जिसकी क्लास हमने मिस की थी, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, ठीक है। आरआरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में बनता है। एज यू रिमेंबर कि न्यूक्लियोलस को बोलते ही हम लोग स्पेशली इसीलिए, उसको जगह ही स्पेशली भगवान ने न्यूक्लियस में इसलिए दी है क्योंकि वो आरआरएनए का सिंथेसिस करता है। टीआरएनए और आपका जो एमआरएनए वो नॉर्मल आपके डीएनए सेगमेंट से बनते हैं। न्यूक्लियोलस में जो सेगमेंट पाया जाता है उससे आपका आरआरएनए बनता है, ठीक है। चलो, दूसरी बात ये है कि यार तीनों के तीनों आरएनए बनाने के लिए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए के लिए इसके पास एक ही एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, जबकि हमारे पास, हम तो किंग है, हम तो यूकैरियोट्स हैं, हाल फिलहाल तो ह्यूमंस आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स ना, तो हमारे पास तो 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 से आपका आरआरएनए बनता है, 2 से आपका एमआरएनए बनता है और 3 से आपका टीआरएनए बनता है, 5 आरएनए बनता है और एसएनआरएनए बनता है, ठीक है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मैं मार्क कर देती हूँ। दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, मैं इसको हैशटैग नोवा क्वेश्चन का नाम दे रही हूँ। हैशटैग नोवा क्वेश्चन का वो मतलब है कि जो सबसे ज्यादा नीट में आने के चांसेस है, ठीक है। कौन से आरएनए से कौन सा आपका एमआरएनए कौन से आरएनए पॉलीमरेज से कौन सा आपका आरएनए सेगमेंट बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसमें सिग्मा और रो फैक्टर्स की जरूरत है, इसमें सिग्मा और रो फैक्टर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अभी तो मैंने मैम आपने हमें ये पढ़ाया है कि सिग्मा और रो फैक्टर के वजह से ही तो पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब आप अचानक से ये कह रही हो कि यूकैरियोट्स में ये होते ही नहीं है। दिस इज ट्रू, यूकैरियोट्स में ये सिग्मा और रो फैक्टर्स नहीं होते हैं। क्यों, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इस चीज को कॉपी कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइड को वी विल कॉपी, अरे ठीक है, इस पर्टिकुलर स्लाइड को विल डुप्लीकेट, चलो विल नॉट कॉपी, विल डुप्लीकेट, ठीक है। हाँ, सो मैं आपसे ये कह रही थी कि यार यूकैरियोट्स में ना सिग्मा और रो फैक्टर्स बेसिकली नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये सोचो। अगर मैंने एक कंपनी, मेरे सामने ना एक कंपनी है, 2 अलग अलग टाइप की कंपनी है। चलो, एक कंपनी में मैंने देखा कि कोई एक ही इंसान एडिटिंग भी कर रहा है, एक ही इंसान जो है वो पढ़ा भी रहा है ना, एक ही इंसान जो है नोट्स भी बना रहा है, तो उसे वो काम करना आता है भले ही, बट उसे ये नहीं पता कि उसे शुरुआत कहाँ से करनी है और खत्म कहाँ पे करना, ठीक है। आप अगर उस कंपनी के बॉस हो तो आपको उनको गाइड करना पड़ेगा कि इतना कंटेंट तुझे बनाना है, इतनी एडिटिंग करनी है, इतना पढ़ाना है, इतने नोट्स बनाने, ठीक है। यही काम सिग्मा और रो फैक्टर का होता है प्रोकैरियोट्स में। इसी का उल्टा होता है यूकैरियोट्स में। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 स्पेशलाइज्ड है आरआरएनए को बनाने के लिए, तो उसे ये बताना नहीं पड़ेगा कि उसे कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि हमारे पास ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, जीटीएफ फैक्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। दे आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। दे आर कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं एंड जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराते हैं। चलो, अब अगर हम लोग आगे देखें, यूकैरियोट्स में देखें तो अगर टीआरएनए और आरआरएनए की अगर मैं बात करूं, टीआरएनए को कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 3, RP3, एंड आरआरएनए को बनाता है आपका आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। सो अब इसमें खाली यही एक फर्क आ जाएगा, पूरी की पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, बस यही फर्क आ जाएगा कि इसमें सिग्मा फैक्टर्स और रो फैक्टर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। डायरेक्टली आपके आरएनए पॉलीमरेजेस जाएंगे, ये गया आपका आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर में, प्रमोटर ने उसको आगे भेजा यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन की तरफ, वो आगे ऐसे जाएगा और यहाँ से आपके एमआरएनए की सीक्वेंस बनेगी जो कि बाहर निकल जाएगी एंड फिर आपका ये चला जाएगा आपके टर्मिनेटर जोन में जो इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। सेम चीज होगी आपके आरआरएनए में, है ना, सेम चीज आपके आरआरएनए में होगी। अब इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस आते हैं एमआरएनए के फॉर्मेशन पे। टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, एमआरएनए जो बनता है, एमआरएनए आपके सेकेंड या फिर आरएनए पॉलीमरेज 2 से बनता है, ठीक है।
तो mRNA क्या होता है ना कि mRNA, मान लो मैंने एक सीक्वेंस बनाया, G के सामने C, C के सामने G, A के सामने U, इसके सामने A और C, ये मेरा mRNA का सीक्वेंस बना, राइट। ये मेरा बेसिकली आरएनए का सीक्वेंस बना, एमआरएनए तो छोड़ ही दो, आरएनए का सीक्वेंस बना। अगर मैं एमआरएनए फॉर्मेशन की बात करूं ना, तो एमआरएनए हमारे यूकैरियोट्स में डायरेक्टली नहीं बन जाता है। एमआरएनए बनने से पहले एक और प्रोसेस होती है, एक और आरएनए बनता है, दैट इज एचएनआरएनए। एचएनआरएनए को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। एमआरएनए डायरेक्टली नहीं बनता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, एमआरएनए से पहले एक आरएनए बनता है, दैट इज योर एचएनआरएनए, ठीक है। एचएनआरएनए को आप प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए भी बोलते हो, प्री एमआरएनए भी बोलते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स मिक्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पर आपका एक पूरा सीक्वेंस बनाया है, ठीक है, ये जो पूरा मैंने सीक्वेंस बनाया है, ये एमआरएनए नहीं है, ये आपका बना है एचएनआरएनए, ठीक है। ये एमआरएनए का सीक्वेंस नहीं है, ये आपका एचएनआरएनए बना है, ये आपका प्री एमआरएनए है, जिसे हम प्रोसेस करेंगे और फिर उसमें से बनाएंगे एमआरएनए फंक्शनल या फिर मैच्योर्ड, फंक्शनल या फिर मैच्योर्ड। यहाँ पे स्टार करके लिख लो, ये नोवा क्वेश्चन है, ठीक है। यार ये टॉपिक ही ऐसा है ना कि इसमें हर एक चीज जो भी मैं पढ़ाऊँ वो सारे नोवा क्वेश्चन ही हैं। पूरा का पूरा टॉपिक ही नोवा सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टॉपिक इसीलिए यही रखा है, ठीक है। चलो, तो होगा यही, सेम प्रोसेस होगी, है ना। आपका एचएनआरएनए बन गया, एचएनआरएनए को हम आगे प्रोसेस कैसे करते हैं, चलो वो देखते हैं। तो एचएनआरएनए में मेरे दो पार्ट्स होते हैं सॉरी, एचएनआरएनए में मेरे पास दो पार्ट्स हैं, एक है एक्सॉन्स जो मुझे नीडेड है, एक है इंट्रॉन्स जो मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा मेरा आरएनए सीक्वेंस बना ट्रांसक्रिप्शन से। अब उसके कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं चाहिए, राइट। कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि ये एमआरएनए बेसिकली मेरे प्रोटीन को कोड करने वाला है ना, तो उसके शायद कुछ ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जो कि उस प्रोटीन को कोड करने के लिए जरूरी नहीं है, तो उसको मैं बोलूंगी इंट्रॉन्स, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। एक्सॉन्स वो है जिसे जो मुझे चाहिए उस प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। चलो, तो करते क्या है ना, इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपका एसएनआरएनए आता है, एसएनआरएनए, जो कि अगेन आरएनए पॉलीमरेज 3 से बनता है, सेम प्रोसेस से, नो सिग्मा फैक्टर, नो रो फैक्टर, डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जो आता है और आपके इंट्रॉन से बाइंड कर जाता है। एसएन का सॉरी, एसएन का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है आपके इंट्रॉन्स के साथ और एक स्प्लाइसोसोम बना देता है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ना। ऐसा है कि जैसे मान लो कि मेरे पास कहीं कुछ वायर, हाँ चलो ठीक है, ये मेरा पूरा एक एचएनआरएनए है, ये वाला पार्ट मान लो इंट्रोन का है, मुझे नहीं चाहिए, तो ये इस तरीके का लूप लाइक स्ट्रक्चर बन के कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये ऐसा पूरा है, ठीक है, ये मुझे इतने पार्ट की जरूरत नहीं है, तो ये लूप बना और ये कट जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो लूप बना है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसोसोम। ये बेसिकली कट आउट हो जाएगा आपके पूरे के पूरे एचएनआरएनए में से। अब मान लो कि यार इसने पूरा काम कर दिया, इसने हर जगह स्प्लाइसोसोम बनाए और मुझे जो जिन चीजों की जरूरत नहीं थी, इंट्रॉन्स को बेसिकली उसने हटा दिया, है ना, इंट्रॉन्स को इसने हटा दिया। ये मेरा इस तरीके का एचएनआरएनए था, पर्पल वाला वो पार्ट है इंट्रॉन्स का है, तो मेरा अब इंट्रॉन्स हट चुके हैं, ठीक है। तो अब ये जितने चीजें बची इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। अब यहाँ पे तो आरएनए पॉलीमरेज आके दोबारा से बेस पेयर नहीं बनाने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक और एंजाइम आएगा। अरे यार मैम कितने एंजाइम है एंजाइम्स का ही तो खेल है ना यार। यहाँ पे आएगा आपका डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन सेगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा बेसिकली, ठीक है, ज्वाइन कर देगा, और ये आपका पूरा का पूरा एक एक्सॉन का पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। और इस सीक्वेंस को अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, इस सीक्वेंस को आप बोलोगे, अभी भी आप इसको एमआरएनए नहीं बोलोगे। अब क्या करोगे, एक तो आपका ये सीक्वेंस बन गया, अब आप इसको एक टोपी बनाओगे। मैम उसमें तो माहिर है, ठीक है, सॉरी आई नो इट वाज लेम बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने टोपी पहनाया और पीछे एक टेल लगा दी। टोपी आप इसको किसकी पहनाओगे, क्यों पहनाओगे बताती हूँ। टोपी आप इसको पहनाओगे 7 मिथाइल ग्वानोसिन की, और पीछे इसके एक टेल लगाओगे 200 से 300 एडिनोसिन
न्यूक्लियोटाइड्स की पीछे एक टेल लगा दोगे। ये आप करते क्यों हो? जैसे ही न्यूक्लियोपोर से मेरा mRNA बाहर जाएगा तो उसे कहीं बाहर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स आके उसको तोड़ ना दे, है ना। अगर मेरा mRNA टूट जाता है ना तो वो मतलब वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा ना। मुझे तो उससे अभी भी आगे जाके प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन तो यूकैरियोट में बाहर बनता है ना, साइटोप्लाज्म में, तो उसके लिए mRNA को मुझे बाहर भेजना पड़ेगा। कैपिंग एंड टेलिंग इस चीज को इंश्योर करते हैं कि मेरा mRNA जो है वो जिंदा रह पाए, है ना, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम उसे आगे तोड़ ना दे। तो जब ये पूरी चीज हो जाएगी तब ये मेरा फंक्शनल या फिर मैच्योर mRNA बन जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत काम की चीज है मेरे प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। एक मैं आपको छोटा सा पार्ट बताना चाहती हूँ कि यार ये जो स्प्लाइसिंग है ना, हाँ चलो, इस प्रोसेस को हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग कितना मस्त नाम है ना, कि स्प्लाइस कर दो। वो पता है फ्रूट निंजा करके गेम आती थी कि शिश, मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है, ठीक है। चलो, स्प्लाइसिंग का ना यार फायदा ये होता है कि जैसे मान लो कि मुझे कोई प्रोटीन ए बनाना है ना। चलो एक छोटा सा पेज चाहिए, ले लेते हैं। चलो, पहले मान लो कि ये इस तरीके का मेरा सीक्वेंस था HNRNA का, ठीक है, और पर्पल कलर से अगेन मैंने इंट्रोन्स बनाए। मान लो कि मेरा कोई प्रोटीन था P, ठीक है, तो उसके लिए ये पार्ट्स जो थे वो काम के थे और बाकी जो पार्ट्स थे वो काम के नहीं थे, ठीक है। लेकिन मेरा अगेन एक प्रोटीन आया B, ठीक है, अगेन मेरा एक प्रोटीन आया B। अब उस प्रोटीन के लिए ये वाले पार्ट्स काम के थे और बाकी सारे पार्ट्स काम के नहीं थे। यानी कि उस प्रोटीन B के लिए, ये प्रोटीन A, प्रोटीन B, प्रोटीन B के लिए मेरा प्रोटीन से समझ रहे हो ना, इसी mRNA से बेसिकली हम आगे ट्रांसलेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली मैं ये काट रही हूँ ना, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स और कुछ भी नहीं है, आपका जो सेगमेंट बना है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन वही पार्ट है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यार एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स बदले जा सकते हैं। अगर प्रोटीन ए के लिए ये वाले जो पार्ट थे वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, हो सकता है दूसरे प्रोटीन के लिए वही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हो। उस पर्टिकुलर केसेस में स्प्लाइसिंग होगी इस पर्टिकुलर चीजों इनकी, ठीक है, वो पार्ट की जो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन ये पार्ट्स जुड़ जाएंगे एंड एक नए प्रोटीन के लिए कोड करेंगे। यही चीज जो है वो जेनेटिक कोड को डीजनरेट करती है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट का, ठीक है। जेनेटिक कोड मेरा क्या कहता है कि यार एक जीन एक प्रोटीन को बेसिकली कोड करता है, लेकिन यहाँ तो मैं एक ही जीन की अलग अलग तरीके से एक ही जीन से बने हुए mRNA की अलग अलग तरीके से स्प्लाइसिंग करके मैं एक से ज्यादा प्रोटीन बना रही हूँ। तो सोचो ये कितना यार अमेजिंग बात हुई, है ना। अगर जैसे एक जीन एक mRNA और एक प्रोटीन बनता जो जेनेटिक कोड कहता था, तो हम ऐसा नहीं कह पाते थे कि जेनेटिक कोड डीजनरेटिव है, राइट। मेरा एक जीन है, मैंने उससे mRNA बनाया और मैं उसके ऑल्टरनेट जगह पे स्प्लाइसिंग कर रही हूँ कोई प्रोटीन ए बनाने के लिए। अब मान लो दूसरे प्रोटीन के लिए जो पार्ट कटे हैं वही इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगी, जो पार्ट अभी है उनको काट के जो पार्ट मैंने निकाले थे उनको ज्वाइन कर लूंगी एंड मेरा एक ही mRNA मोर देन वन प्रोटीन को कोड कर पाएगा। ये स्प्लाइसिंग तो मेरे हाथ में है ना, स्प्लाइसिंग में अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंट्रॉन को हटा दूं। इंट्रॉन बेसिकली वो पार्ट है जो मुझे पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए नहीं चाहिए, तो हो सकता है अभी वो नहीं चाहिए बट दूसरे प्रोटीन के लिए चाहिए हो, तो उन पर्टिकुलर केस में हम ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग करके एक ही जीन से मोर देन वन प्रोटीन बना सकते हैं। So this was your entire thing of transcription. Hopefully you like it. And रात को 9 बजे मैं ट्रांसलेशन भी दे दूंगी। आपका प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों का एक साथ पढ़ाया, इसीलिए it took me pretty long, like almost half an hour to complete it. बट देख लो यार, एक भी चीज छोड़ी नहीं है ना, बिकॉज ये नोवा सीरीज के अगर टॉप में है तो वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट भी तो होगा। हर एक पॉइंट जो मैंने लेक्चर में बोला है वो इम्पॉर्टेंट था, हर एक पॉइंट जो मैंने लेक्चर में बोला था उससे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड अगेन इस चीज को एक बार ध्यान से देख लेना, कोई भी अगर डाउट आता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ट्रांसलेशन के वक्त उसे दोबारा से पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।